हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंड एएस 19 एंड द नेम ऑफ इंड एएस 19 इज एम्प्लॉई बेनिफिट्स। क्लियर? मोस्टली हमने थियोरेटिकल टॉपिक्स खत्म कर दिए थे और आज हमारा पूरा लेक्चर प्रैक्टिकल के लिए होने वाला है। सबसे पहले मैंने आपको अभी तक जितना भी करवाया था वो एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। What is the meaning of employee? एम्प्लॉय मतलब कुछ नहीं था, पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा, वो किसका होगा? तो क्या मैन पावर एजेंसी का होगा। वहां पे सिंपल बोल रहा हूं, आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई लीगल अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, बट अगर रियलिटी चेक करो तो आपको पता चलना चाहिए जो दो बंदे काम कर रहे हैं वो दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कुछ रिलेशनशिप है। हम यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इंक्लूड नहीं करेंगे, हम यहां पे जस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ही इंक्लूड करने वाले थे। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट? तो कि एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन द कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो क्या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। ESOP शेयर बेस्ड पेमेंट यहां पे कवर नहीं करेंगे। रीजन उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिकली इंड एएस 102 था शेयर बेस्ड पेमेंट, तो वो वहां पे आपको कवर करना पड़ेगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स: शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ जिसका भी पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म होगा। आफ्टर 12 मंथ जिसका भी पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा। एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जिसका भी पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए टर्मिनेशन होगा। एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए कौन सा होगा? तो क्या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। सैलरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द शॉर्ट टर्म, रिटेंशन बोनस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग टर्म, VRS is nothing but the best example of the termination and the pension is the best example of the post employment. Clear? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का हमने अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट? जिसका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स करना है। पूरे टॉपिक को मैंने 3 सब पार्ट में डिवाइड किया था। एक था सैलरी, वेजेस एंड बोनस, दूसरा था शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस एंड तीसरा था दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। सैलरी, वेजेस एंड बोनस का अगर मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊं तो वहां पे मैंने बोला था उसका अगर पेमेंट कर दिया तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। अगर आपको पेमेंट करना बाकी है तो क्रेडिट करोगे पेएबल, एंड अगर आपने कुछ एडवांस में पेमेंट करके रखा है तो आप उसको क्या कर दोगे? प्रीपेड में डेबिट कर दोगे। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट को कभी भी डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। रीजन उसका पेमेंट आप विद इन 12 मंथ्स कर ही देने वाले हो। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पूरे एक्सपेंस जो होगा वो फ्रेंड्स आप डेबिट कर दोगे पीएनएल में, पर अगर कोई स्पेसिफिक इंड एएस उसका कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर एक एग्जांपल, इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा था कि अगर कोई भी सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए अगर आप कोई भी लेबर को यूज कर रहे हो तो लेबर को जो भी पेमेंट करो वो पेमेंट आपका पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब कि टेंजिबल फिक्स असेट की कॉस्ट में वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में उसको हम बोलते थे लीव एंकेशमेंट। उसके कहने से 2 टाइप हो सकते हैं, एक होता है नॉन अक्यूमुलेटिंग एंड दूसरा होता है अक्यूमुलेटिव। अगर आपकी लीव अगर यूटिलाइज ना करो तो वो अगर अक्यूमुलेट होता ही नहीं है तो कोई टेंशन होने ही नहीं वाला है, वो आपका जितना भी लीव था वो सब कुछ क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। पर इफ इट इज अक्यूमुलेटिंग तो कहना से अक्यूमुलेटिंग में भी 2 पार्ट थे, एक था वेस्टेड, दूसरा था नॉन वेस्टेड। वेस्टेड मतलब व्हाट? तो कि लीव के सामने आपको कैश का पेमेंट करते थे, पर नॉन वेस्टेड मतलब व्हाट? तो कि आपको लीव के सामने लीव एक्स्ट्रा दे देते। इफ इट इज अ वेस्टेड तो कहना है आपको 100% खर्चा रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा, बट इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो आपको आपका पास्ट एक्सपीरियंस चेक करने का। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? तो लॉजिक इतना था कि अगर वेस्टेड है तो कैश मिलने वाला है। एनालॉजिकली चेक करो, अगर कैश मिलने वाला है तो कैश कोई छोड़ने वाला नहीं है, सब लोग कैश ले ही लेंगे, इसलिए वहां पे मैं बोल रहा था 100%। बट इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो वहां पे आपको लीव मिलने वाला है। इट मे बी पॉसिबल आप लीव को यूटिलाइज करो या ना भी करो, तो उसके लिए हम क्या चेक करते थे? पास्ट एक्सपीरियंस चेक करते थे। नेक्स्ट अगर मैं आपको याद करो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान, हमने हमारे एम्प्लॉय को बोला है कि अगर आप यहां पे कोई पर्टिकुलर ईयर्स तक काम करोगे तो मैं मेरे प्रॉफिट में से थोड़ा शेयर आपको दूंगा। वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करके लाइक एम्प्लॉय टर्नओवर है वो सब कुछ कंसीडर करके आपको आपकी बुक में जो आपको प्रॉफिट शेयर करने का लायबिलिटी फ्यूचर में आने वाला है उसका प्रोविजन क्या कर देने का आज से आपको प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। सेकंड मैंने आपको सिखाया था टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट मतलब व्हाट था मैं आपको समझाऊं। एम्प्लॉई उसकी जो एक्चुअल रिटायरमेंट एज था उसके पहले आप बोल रहे हो तो रिटायर हो जा,
या वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको कब से बोल रहा हूं, बैंकिंग सेक्टर में जब कॉम्प्यूटराइजेशन आया था तो बहुत सारे एम्प्लॉइज ने वीआरएस सिलेक्ट किया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट्स के। इन दैट सिचुएशन कहने से वो अगर जल्दी से कुछ रिटायर होकर निकल रहा है तो आपको उसको आज कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। जो पेमेंट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन बेनिफिट, उसको जॉब छोड़ने के लिए पेमेंट कर रहे हो, एंड वो टर्मिनेशन बेनिफिट का खर्चा इमीडिएटली फ्रेंड्स अब चार्ज कहां पे कर दोगे तो पीएनएल में। पर यस, मैं टर्मिनेशन बेनिफिट में ऐसा भी बोलता हूं कि मैं आज भी थोड़ा पेमेंट करूंगा, थोड़ा पेमेंट मैं आपको 2 साल के बाद करूंगा। तो जो पेमेंट आपका 12 महीने के बाद होने वाला है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा, बाकी टर्मिनेशन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट आपको याद करो, मैंने 2 चीज साथ में लिया था, दैट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। मतलब जिसका पेमेंट बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद होने वाला है। उसके टोटल 2 टाइप थे, एक था डीसीपी, एक था डीबीपी। डीसीपी मतलब व्हाट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, एंड द डीबीपी मतलब व्हाट, तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का मैं अकाउंटिंग अगर आपको याद करो, अगर उसका आपने पेमेंट एग्जैक्ट शॉर्ट टर्म की तरह होगा, अगर उसका आपने पेमेंट कर दिया है तो टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करना बाकी है तो टू पेएबल, एंड अगर आपने कुछ एडवांस में पेमेंट करके रखा है तो उसको क्या बोल देने का, प्रीपेड। उसको भी कभी भी डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वहां पे इतना था, एक भी रिस्क एम्प्लॉयर का नहीं होगा, पूरा रिस्क किसका होगा, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एक बार कंट्रीब्यूशन कर दिया, उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला नहीं है। सिंपल जस्ट कंट्रीब्यूट करते जाओ, बाद में पेमेंट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। वन इज अ स्टेट प्लान, सेकंड इज द मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, एंड थर्ड इज द इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। स्टेट प्लान कौन चलाएगा, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रेगुलेशन उसको मैनेज करेगा। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान कौन चलाएगा, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर मिलकर ये प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर कभी भी अंडर कॉमन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एंड वो ऑब्वियसली वो अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए। अगर वो रिलेटेड पार्टी होगा तो उसको ऐसा प्लान स्टार्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान कौन रन करेगा, तो इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान इंश्योरेंस कंपनी चलाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, सिंपल आपको जस्ट इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करते रहने का प्रीमियम का। जब एम्प्लॉय आपको रिटायर होगा तब आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट पूरा कौन करेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी करेगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिफाइंड बेनिफिट प्लान। आप पहले से कोई एक पर्टिकुलर बेनिफिट एम्प्लॉयज के लिए डिफाइन करके रखते हो। लाइक मैंने बोला था, मैं आपको लास्ट ड्रॉ सैलरी का समथिंग परसेंटेज इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना पेमेंट करूंगा। ऑब्वियसली वो पेमेंट आज नहीं करना है, वो पेमेंट फ्यूचर में करना है। पर वो खर्चा आज का भी नहीं है, वो खर्चा फ्यूचर का भी नहीं है, वो खर्चा जितने साल तक आपका एम्प्लॉय आपको सर्विस दे रहे हैं उतने साल का टोटल खर्चा है। उसका काउंटिंग के लिए आपके पास 2 चॉइस है, आइदर आप एक्चुअरी का रिपोर्ट ले लो, एंड अगर आपको एक्चुअरी का रिपोर्ट नहीं लेना है तो आप प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड भी यूज कर सकते हो। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड में था क्या, आपको सबसे पहले एस्टिमेट कर लेने का आपको कितना पेमेंट करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके यूनिट निकाल दो। आपको जो यहां पे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, मैं कब से बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ नॉर्मल डिस्काउंटिंग, इट इज अ रिवर्स डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग करके आपको जो भी प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आएगा वो आपके लिए फ्रेंड्स करंट सर्विस कॉस्ट होगा, एंड उसका पेमेंट डिले कर रहे हो, इसलिए एवरी ईयर वहां पे आपको इंटरेस्ट का एक्सपेंस ऐड करते रहने का, एंड फाइनली आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस मैच हो जाएगा। बहुत वो इजी स्टेप था, पर ये सब कुछ एस्टिमेट करने के लिए आपको बहुत सारे अजम्पशन यूज करना पड़ेगा, एंड वो अजम्पशन को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक्चुरियल अजम्पशन। नेक्स्ट आगे मैंने टॉपिक करवाया था कि अगर वो एक्चुरियल अजम्पशन चेंज होने की वजह से अगर आपकी लायबिलिटी में कोई चेंज हो रहा है, अगर आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है तो आपके लिए लॉस है, पर लायबिलिटी कम हो रहा है तो आपके लिए गेन है। कौन सा लॉस एंड कौन सा गेन है, तो कहने से मेरा अजम्पशन में चेंज होने की वजह से गेन का लॉस आया, उसको हम बोलते थे एक्चुरियल गेन और लॉस। एंड अगेन याद करो, वो एक्चुरियल गेन और लॉस हम इमीडिएटली रिकॉर्ड करते थे, पीएनएल में नहीं, कहां पे, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम ओसीआई में, जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मैंने आपको ऐसा समझाया था, दैट इज नथिंग बट के there are 2 types of obligation, one is a funded, second is a non funded। अगर आपके obligation को फंड का सपोर्ट है then it is called the funded obligation, पर अगर आपके obligation को फंड का सपोर्ट नहीं है it is called as a non funded obligation। वहां से पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना है वो मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट आप आपका कैश मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एंड अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसको मैं वर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, उसको मैं वर्ड कौन सा बोल दूंगा, प्लान असेट। प्लान असेट बैलेंस शीट में कभी भी असेट सेट दिखाना नहीं है, आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में से प्लान असेट को माइनस करके नेट ऑब्लिगेशन आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इंड AS 19 की एक और रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप प्लान असेट में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो फॉर एकेडमिक पर्पस वी आर टेकिंग 3 अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन कि आपका जो भी कंपाउंडिंग होगा वो 2 बार होगा, गिवन रेट इज ऑलवेज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, एंड उसके हिसाब से आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा।
नेक्स्ट अगर मैंने आपको बोला था तो कहने से आपका जो भी कंपाउंडिंग होगा वो 2 बार होगा, एंड कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स का जो भी पेमेंट होगा वो कब होगा, एग्जैक्ट इन द मिडल ऑफ द ईयर। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न को एक्चुअल रिटर्न के साथ कंपेयर करो। अगर आपका एक्चुअल कंपेयर टू एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो आपकी सोच से कुछ ज्यादा मिला, वो आपके लिए एक्चुअल गेन है, एंड अगर कुछ कम मिल रहा है तो आपके लिए एक्चुअल लॉस है। दिमाग चले तो एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस दो जगह पे आया। ऑब्लिगेशन में भी वो गेन के लॉस आ रहा था, एंड आपका प्लान असेट में भी वो गेन के लॉस आ रहा है। वो दोनों को कभी भी सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं करने का, वो दोनों को सामने सेट ऑफ करके नेट एक्चुअल गेन और लॉस आप कहां पे लेके जाओगे, ओसीए। सेट ऑफ हम 3 चीज करते थे। बैलेंस शीट में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के सामने प्लान असेट को सेट ऑफ करते थे। पीएनएल में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की इंटरेस्ट एक्सपेंस के सामने प्लान असेट की इंटरेस्ट इनकम को सेट ऑफ करते थे। एंड ओसीआई में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के एक्चुअल गेन और लॉस के सामने प्लान असेट के एक्चुअल गेन और लॉस को भी सामने सेट ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर? मेजॉरिटी टॉपिक्स हमारे खत्म हो गए। यस, 2-3 टॉपिक अभी भी बाकी है, दैट इज कॉल्ड द कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, वो सब कुछ बाकी है। पर पहले अभी जितने टॉपिक्स हो गए उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दें। डन? तो फ्रेंड्स अब नवकार के मटेरियल में से हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को देखते हैं। चेक करो क्वेश्चन नंबर 1, वो पहले मैं पढ़ रहा हूं। दर्शन हैज जॉइन्ड द PQR लिमिटेड in the year 2014. The annual emoluments of Darshan as decided as rupees 15,52,303. The company also has a policy of giving a lump sum payment of 25% of the last drawn salary of the employee for each completed year of services. Underline करना, if the employee retires after completing minimum 5 years of service. The salary of Darshan is expected to grow at the rate of 10% per annum. The company has inducted Darshan, ये फ्रेंड्स ये भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। The company has inducted Darshan in the beginning of the year and it is expected that he will complete minimum 5 years of retirement. What is the amount of the amount the company should charge in his P&L account every year as cost for the defined benefit obligation? Also calculate service cost and the interest cost to be charged per year assuming a discount rate of 8%, and आपको 8% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे दिया है। फ्रेंड्स हुआ क्या, यहां पर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का क्वेश्चन हुआ। याद करो, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के लिए आपके पास 2 चॉइस है, इधर एक्चुअली का रिपोर्ट ले लो, और अगर आपको एक्चुअली का रिपोर्ट नहीं लेना है तो कहने से आप प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड भी यूज कर सकते हो। यहां पे मुझे कहने से प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड यूज करना है। सबसे पहले कहने से मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था। फ्रेंड्स ये वर्ड भारी था। दर्शन को जो अपॉइंट किया था ना, वो कब अपॉइंट किया था? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अपॉइंट किया था। अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो कहने से यहां पे मेरा 10% का जो ग्रोथ रेट बढ़ेगा ना, वो 4 बार नहीं होगा, वो कितनी बार होगा? 5 बार। याद है हमने जो क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन में जस्ट मैंने ग्रोथ रेट 4 बार बढ़ाया था, पर यहां पे कितनी बार होगा? 5 बार। तो सबसे पहले काम कर, हम लास्ट ड्रॉन सैलरी का कैलकुलेशन कर दे। यस, मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहा हूं। क्वेश्चन 1 एंड उसमें सबसे पहले हम करेंगे दैट इज नथिंग बट लास्ट ड्रॉन सैलरी। क्लियर? लास्ट ड्रॉन सैलरी। फ्रेंड्स आज का सैलरी था 15,52,303 एंड कहने से वो आपका कितनी बार बढ़ेगा? तो क्या 5 बार बढ़ेगा। एंड अगर 5 बार बढ़ेगा तो फ्रेंड्स कैलकुलेट करो आपका कितना होगा। तो फ्रेंड्स कहने से आपका वहां पे लास्ट ड्रॉन सैलरी आपका कितना होने वाला है? 25 लाख रुपीस वो आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट आपको ये चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर डिफाइंड बेनिफिट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि मेरे लिए मैंने एम्प्लॉय को जो मैंने बेनिफिट को डिफाइन करके रखा था वो क्या था। तो मैंने उसको बोला था कि मैं तुझे तेरे लास्ट ड्रॉन सैलरी का कितने परसेंटेज दूंगा? तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25% दूंगा एंड कितना? तो कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जितना। तो फ्रेंड्स हम फिगर पुट आउट करें। अगर यहां पे मैंने चेक किया तो कहने से फ्रेंड्स मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी 25 लाख रुपीस आई थी। 25 लाख का कहने से उन लोगों ने बोला आपको कितने परसेंट देना है? तो कि 25% देना है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मेरे वहां पे कितने साल तक काम करेगा? 5 साल तक काम करेगा। कैसे लो 25 लाख का 25% इंटू 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स कहने से यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आपको टोटल 31,25,000 का पेमेंट करने का आएगा। मैं आपको पूछ रहा हूं कि 31,25,000 का जो भी आपको पेमेंट करने के लिए आएगा वो आपके लिए आज का खर्चा है, 5 साल के बाद का खर्चा है कि टोटल 5 साल का है? टोटल 5 साल का है। तो कहने से अब मैं क्या करूंगा? उसको यूनिट निकालूंगा।
तो यूनिट निकालो तो मेरा यूनिट कैसे होगा, ये 31,25,000 का जो भी खर्चा है वो कहना से मेरे लिए टोटल 5 साल का है, एंड अगर डिवाइडेड बाय 5 साल करो तो फ्रेंड्स कहने से आपका यूनिट यहां पे आएगा 6,25,000। एवरी ईयर आपको 6,25,000 प्रोवाइड करना पड़ेगा। पर हम कभी भी एब्सोल्यूट अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करते, हम तो कहने से उसकी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपल यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, कैलकुलेशन ऑफ, एंड वो प्रेजेंट वैल्यू को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते थे करंट सर्विस कॉस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट, क्लियर। तो सिंपल यहां पे 4 कॉलम हम बना देते हैं। एंड उसमें टाइटल लगा दो, दैट इज समथिंग बट ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड वो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो कौन से रेट पर होगा, तो एट द रेट ऑफ 8%। एंड फाइनली जो मुझे मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, वो प्रेजेंट वैल्यू मेरे लिए क्या होगा, करंट सर्विस कॉस्ट होगा। क्लियर, 5 साल का क्वेश्चन था, एंड एवरी ईयर आपका 6,25,000 आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे मैं रिवर्स डिस्काउंटिंग करूंगा, एंड क्वेश्चन बनाने वाला बाद में अच्छा है, चेक करो उन्होंने जो आपको दिया है ना डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो रिवर्स ऑर्डर में ही दिया है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। पर यस, मैं अगर कोई लॉजिक भूल गया तो उसको फिर से मैं बोल दूं, वाई रिवर्स, 5th ईयर में हालत क्या होगी, 5th ईयर के पीएनएल में से निकालोगे ना, 5th ईयर में ही पेमेंट कर दोगे, तो ऑब्वियसली वहां पे डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 लगेगा। 4th ईयर में क्या होगा, 4th ईयर के एंड में निकालोगे, 5th ईयर के एंड में पेमेंट करोगे, तो कहने से आपने 1 साल के बाद किया, तो वहां पे जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा वो 1st ईयर का लगेगा। सिंपल मुझे पूछो हमारे यहाँ पे ईयर 1 में कौन सा लगेगा, तो 4th ईयर का लगेगा। क्लियर, पर ठीक है, क्वेश्चन में जब भी डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हम कभी भी उसको चैलेंज नहीं करते। 735,794 यहां पे लिख देता हूं, 0.735.794। नेक्स्ट अगर चेक करें तो हमको दिया 0.857 एंड 0.926, यहां पे लिख देता हूं 0.857 एंड 0.926। क्लियर, मल्टीप्लाई करो 6,25,000 इंटू 0.735, फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 4,59,375। क्लियर, नेक्स्ट 6,25,000 इंटू 0.794, आपका आंसर आएगा 4,96,250। नेक्स्ट 6,25,000 इंटू 0.857, तो आपका आंसर आएगा 5,35,625। 6,25,000 इंटू 0.926, तो सिंपल मेरा यहां पे आंसर आएगा 5,78,750। एंड लास्ट ईयर में मेरा आंसर होगा कितने का, 6,25,000 का। मान लो टोटल मत करना, टोटल की मुझे कोई जरूरत है ही नहीं, एंड ऑब्वियसली इसका टोटल 31,25,000 से कम ही आने वाला है। एवरी ईयर में यहां पे क्या करूंगा, तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस ऐड करते रहूंगा। क्लियर, तो अब मैं लिख रहा हूं टाइटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड बैलेंस ऑफ defined benefit obligation। क्लियर फ्रेंड्स, मेरे से तब 6 कॉलम का टेबल बनाओगे। एंड वहां पे लिखना पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। क्लियर, हम यहां पे क्या लिखते थे, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, करंट सर्विस कॉस्ट। हम नेक्स्ट ऐड करेंगे, दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, तो फाइनली हमको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। क्लियर, अच्छा
यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं। चलो एक एक करके कैलकुलेशन स्टार्ट करें। मुझे इतना बताओ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबी और फर्स्ट ईयर में कुछ होने वाला नहीं है, मतलब मैं जीरो लिख रहा हूं। फर्स्ट ईयर में चेक करो आपने पीएनएल में से कितने रुपए निकाले थे, तो कहने से पीएनएल में से आपने 4,59,375 रुपीज निकाले थे। मैं आपको पूछ रहा हूं ये रुपए कब निकलेगा, तो कहने से एट द एंड ऑफ द ईयर निकलेगा। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर है तो वहां पे कुछ इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस? योर क्लोजिंग बैलेंस इज 4,59,375। ईयर 2 में कहने से ओपनिंग बैलेंस मेरा बनेगा 4,59,375। आपने कहने से पीएनएल में से कितने रुपए निकाले थे, तो आप पीएनएल में से चेक करोगे तो आपने 4,96,250 रुपीज निकाले। प्रॉब्लम इज दैट मैंने ये रुपए तो लास्ट डे पर निकाला होगा, तो मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा, मैंने पेमेंट डिले कौन सा किया, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस वाला पेमेंट मैंने डिले किया, तो मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो जस्ट ओपनिंग वाले पर ही लगेगा। चेक करो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट था, 8%। तो अगर मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखूं मेरा इंटरेस्ट 4,59,375 का जस्ट कितने परसेंट लगने वाला है, 8%। क्लियर? तो सिंपल आपका इंटरेस्ट वहां पे होगा 36,750। एंड आप यहां पे अगर क्लोजिंग बैलेंस चेक करोगे तो फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 9,92,375। ईयर 3 में ओपनिंग बैलेंस इज 9,92,375। अच्छा, थर्ड ईयर के पीएनएल में से आपने निकाला कितना, 5,35,625। पर कहने से वो तो आपने लास्ट डे पर निकाला होगा, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो जस्ट ओपनिंग पर ही लगेगा। 9,92,375 पर आपका कहने से 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो आप अगर क्लोजिंग बैलेंस चेक करोगे तो फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग बैलेंस यहां पे हो जाएगा 16,07,390 आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ईयर 4 का 16,07,390। अच्छा, चेक करो फोर्थ ईयर के पीएनएल में से आपने रुपए निकाला था 5,78,750। तो यहां पे लिख रहा हूं 5,78,750, पर वो लास्ट डे पर निकाला होगा। तो ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट अगर चेक करें 16,07,390 पर अगर हम 8% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट चेक करें तो फ्रेंड्स आपका इंटरेस्ट होगा 1,28,591। सॉरी 1,28,591। एंड अगर आप क्लोजिंग चेक करोगे तो सिंपल आपका यहां पे क्लोजिंग होने वाला है 23,14,731। कहने से मैं ओपनिंग बैलेंस इज 23,14,731। अगर आप करंट सर्विस कॉस्ट में चेक करोगे तो कहने से आपका 6,25,000 का करंट सर्विस कॉस्ट आएगा। मुझे यहां पे फाइनल बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 31,25,000 चाहिए। तो सिंपल अगर यहां पे मैं चेक करूं मेरा यहां पे इंटरेस्ट कितना होगा, तो मेरा यहां पे इंटरेस्ट होने वाला है 1,85,269, 1,85,269। एंड लास्ट ईयर में हम सब कुछ राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा, मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट लगना रहेगा है थर्ड ईयर में 992,375 का 8%। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आ रहा था 79,390 का। क्लियर? सिंपल ये बैलेंस मेरा मैच होगा। अच्छा, किसी को मैच करना है तो 23,14,731 का अगर 8% करोगे ना तो भी आंसर कितना आ रहा है, 1,85,178 आ रहा है। पर हमने कितना लिया, जस्ट 1,85,269 लिया। तो जो 90 रुपए का जो एरर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। एग्जाम में अगर पूछे तो आपका आंसर यहां तक कि लिख के आना है, पर हम प्रॉपर नोट बना रहे हैं तो मुझे उसको आपकी जर्नल एंट्रीज भी करवाना है। क्लियर? तो टाइटल लगाओ जर्नल एंट्रीज। बिकॉज इन द प्रैक्टिकल लाइफ जस्ट कैलकुलेशन करने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मेरे साथ अगेन अब 6 कॉलम का टेबल बनाना। एंड टाइटल लगाना पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड फाइनली ईयर 5। क्लियर? अच्छा,
हम कहने से दो खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं? फर्स्ट हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एंड अब क्रेडिट करोगे, क्या क्रेडिट कर दोगे? टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। क्लियर? फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं होगा, बाकी हर एक साल में आपका इंटरेस्ट होने वाला है। चेक करो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ईयर में आपने कहने से पीएनएल में से कितने रुपए निकाले थे? 4,59,375 निकाले थे। इंटरेस्ट कुछ होने वाला नहीं है, तो आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन भी कितने से बढ़ेगा? 459,375 से। अच्छा, ईयर 2 में चेक करो तो कहने से आपने करंट सर्विस कॉस्ट 4,96,250 का निकाला था, इंटरेस्ट कितने का था? तो क्या 36,750 का था। तो चेक करो 496,250 प्लस 36,750, आपका जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का जो बैलेंस बढ़ेगा वो कितने से बढ़ने वाला है? 5,33,000 से बढ़ने वाला है। ईयर 3 अगर मैं चेक करूं तो कहने से ईयर 3 में 5,35,625 का करंट सर्विस कॉस्ट था, इंटरेस्ट कितना था? तो क्या 1,28,591 का इंटरेस्ट था। तो टोटल चेक करो 535,625 प्लस 128,591, तो फ्रेंड्स आपका यहां पे क्लोजिंग होगा 6,64,216। ईयर 4 में चेक करो तो आपका करंट सर्विस कॉस्ट होगा 5,78,750, आपका इंटरेस्ट था सॉरी मैंने यहां पे लास्ट ईयर में इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का ले लिया था, ईयर 3 में आपको अमाउंट रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आपका यहाँ पे 79,390 आएगा, तो 535,625 प्लस 79,390, तो यहाँ पे आप आएगा 615,015, और यहाँ पे लूँगा मैं 5,28,591। कैलसी लो, 578,750 प्लस 128,591, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर आएगा 7,07,341, और यहाँ पे लास्ट ईयर में 6,25,185,269, 6,25,000 प्लस 185,269, तो सिंपल यहाँ पे मेरा बैलेंस आएगा 810,269। फ्रेंड्स अगर आप इतनी एंट्री पास कर दोगे, इतनी एंट्री पास करने के बाद आपके पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस 31,25,000 हो जाएगा, एंड बाद में उसका पेमेंट कर दो तो आप एंट्री कर दोगे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको जो भी पेमेंट करना है वो डायरेक्टली 5th ईयर में करना है, 31,25,000, 31,25,000। क्लियर? अच्छा, अब मैं सिंपल आपको बोल दूं, एक बार रिपीट करवा दूं, ये करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो दोनों चीज आपका डेबिट हो जाएगा पीएनएल में, एंड ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डन फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें तो क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड, defined benefit plan for the year ended 31st March 2009, calculate the actual return on plan asset। फ्रेंड्स वर्ड फोकस करना, वर्ड आपको बोला है एक्चुअल, वर्ड आपको एक्चुअल नहीं बोला है, मतलब आपका कुछ अजम्पशन गलत निकला उसकी बात नहीं, टोटल कितना कमाया वो आपको कैलकुलेट करके देना है। बेनिफिट्स पेड 2 लाख, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,80,000, फेयर वैल्यू ऑफ द मार्केट प्लान एज ऑन 31st March 2009 कर दो फ्रेंड्स, ये यहां पे गलत लिखा है, ये आपका 2008 नहीं होगा, ये आपका 2009 होने वाला है। क्लियर? एंड इसको मैं स्ट्राइक आउट कर दूं 2008 को। Clear? 11,40,000 and the fair market value of the plan asset as on 31st March 2008 is rupees 8 लाख। आपको इतना डेटा दिया ना, आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करके देना है। देखो समझाओ फ्रेंड्स, याद है मैंने कुछ ऐसा बोला था, बहुत सारी फैकल्टीज इसके लिए कुछ फॉर्मेट बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मुझे इतना बताओ, प्लान असेट, ये लिखना नहीं है, ये जस्ट आपको समझा रहा हूं। प्लान असेट मतलब कहने से आपका एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हुआ,
इन्वेस्टमेंट का अकाउंट होता कैसा है? तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखते हो, क्लोजिंग बैलेंस आपका कहां पे होता है? क्रेडिट साइड होता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करो तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट को हम कहने से यहां पे टेक्निकल वर्ड में बोलते थे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की वजह से आपका असेट बढ़ने वाला है, इसलिए मैंने डेबिट किया। कोई एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स का पेमेंट करना है तो कहने से आपको असेट को बेचना पड़ेगा, तो बेनिफिट्स पेड कहने से यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं। गेन होगा तो आपका असेट बढ़ेगा, लॉस होगा तो आपका असेट कम होगा। क्लियर? इसी पर्टिकुलर बेस को लेके हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, एंड वो फॉर्मूला कैसी होती है? फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, अपने आप भी बोल सकते हो आप। दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट प्लस में यहां पे करूंगा, दैट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की वजह से मेरा असेट बढ़ने वाला है, माइनस करूंगा, दैट इज नथिंग बट बेनिफिट्स पेड। प्लस और माइनस अगर हम यहां पे चेक करें, इट इज नथिंग बट एक्चुअल गेन और लॉस, वो आपको मिल जाएगा। अगर लॉस होगा तो माइनस में मिलेगा। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? तो फाइनली हमको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट मिल जाएगा। बस इसमें से बहुत सारी चीज दिया होगा, बहुत सारी चीज नहीं दिया है। जो भी नहीं दिया है वो हमको मिसिंग फिगर के हिसाब से मिल जाएगा। क्लियर? चलो सबसे पहले चेक करो, आपको यहां पे दिया है, आपके पास बेनिफिट्स पेड आपको दे दिया है 2 लाख रुपए। बेनिफिट्स पेड की वजह से मेरी लायबिलिटी मेरा असेट कम होगा, तो 2 लाख रुपए मैं यहां से क्या कर रहा हूं? तो माइनस करो। बेनिफिट्स पेड के बाद आपको सेकंड दिया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,80,000 एंड फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन की वजह से आपका असेट बढ़ने वाला है, तो कंट्रीब्यूशन में मैंने यहां पे लिखा है कितना? 2,80,000। कंट्रीब्यूशन के बाद अगर चेक करो तो आपको बोला है क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2009 को आपको बैलेंस यहां पे बोल दिया है, कितना बोला है? तो कि 11,40,000 एंड उसके बाद आपको 31 मार्च 2008 का बैलेंस बोला है, मतलब ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया है, एंड वो ओपनिंग बैलेंस आपका कितना था? तो क्या 8 लाख था। मैं करली ब्रैकेट कर रहा हूं, उसका अगर हम टोटल करें तो 8 लाख प्लस 2,80,000 माइनस 2 लाख, मतलब कहने से एक्चुअली ये बैलेंस यहां तक का 8,80,000 होना चाहिए, पर कहने से क्लोजिंग बैलेंस 1140 बोला था, मतलब सिंपल 11,40,000 माइनस 8,80,000 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 2,60,000। ये आपके लिए गेन हुआ कि लॉस हुआ? तो कि गेन हुआ, बिकॉज मेरी असेट का बैलेंस बढ़ा है। बहुत सिंपल था, बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2011 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान असेट वर रुपीज 2,50,000 in respect of pension plan of Q Limited. On 30 September, the plan paid out benefits of rupees 47,500 and received further contribution of rupees 22,500, 1,22,500. On 31st March 2012, the fair value of the plan asset was rupees 3,75,000. Present value of the benefit obligation was rupees 3,69,800. Actuarial losses on the obligation for the 2011-12 were rupees 1,500. On 1st April 2011, company had made the following estimate, and आपका estimate दे दिया है. Interest and dividend income after tax payable by the fund 9.25%. Realized and unrealized gain on plan asset 2%. Fund expenses 1%. And expected rate of return is 10.25%. Clear? Find out the expected and unexpected return on the plan asset. Friend, unexpected मतलब what? तो कहने से आपने जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा मिला. दैट इज सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इसको ये लोग बोल रहे हैं एक्चुरियल गेन और एक्चुरियल लॉस. क्या बोल देंगे हम उसको? एक्चुरियल गेन और एक्चुरियल लॉस. क्लियर? सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड के बाद मैं सेकंड कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज माय एक्चुअल रिटर्न. एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्चुअल गेन और लॉस हो जाएगा. एंड एक्चुअल गेन और लॉस हम ट्रांसफर कहां पे कर देते हैं? ओसीए में. ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए फॉर एकेडमिक पर्पस वी आर टेकिंग 3 assumption. कंपाउंडिंग होगा वो 2 बार होगा. गिवन रेट दिस इज 10.25% इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न एंड उसके हिसाब से आपको एनुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा. कहना से 10.25 इफेक्टिव है तो मेरा एनुअल 10% होगा. वो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ना, तो सिंपल वो 10% आपका एनुअल रिटर्न हुआ. एंड कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स का पेमेंट होगा वो एग्जैक्ट इन द मिडल ऑफ द ईयर होगा. पर चेक करो यहां पे तो क्वेश्चन में आपको बोल ही दिया है कि ऑन 30 सितंबर ऐसा कुछ हुआ था. द प्लान पेड आउट द बेनिफिट्स एंड आपको कंट्रीब्यूशन मिला था. मतलब यहां पे आपको बोल ही दिया है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि आपका ये सब कुछ कब हुआ था? एग्जैक्ट इन द मिडल ऑफ द ईयर. चलो तो हम स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं पढ़ूं तो
सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर? चलो तो वहां पे लिखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो वो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो वो चेक कर ले। फ्रेंड्स चेक करो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट कितना था। तो आपको क्वेश्चन में बोला आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट 2,50,000 था। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2,50,000 एंड वो कहने से 2,50,000 तो पूरे साल तक मिलेगा, मतलब पहले 6 महीने भी मिलेगा, नेक्स्ट वाले 6 महीने भी मिलेगा। तो वहां पे तो डायरेक्टली इफेक्टिव रेट ही लिख सकता हूं ना, 10.25%। 2,50,000 इंटू 10.25% करोगे तो फ्रेंड्स आपका यहां पे आंसर आएगा 25,625, सब कुछ अमाउंट इन रुपीज। क्लियर? अच्छा, प्लस में यहां पे लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स एकदम ध्यान से सुनना, 30 सितंबर को आपको बोला था कि आपने टोटल 1,22,500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, पर सामने कहने से आपने 47,500 रुपीज का आपने क्या कर दिया, तो क्या आपने बेनिफिट्स का पेमेंट किया। तो 122,500 माइनस 47,500 फ्रेंड्स अगर चेक करो तो आपका 75,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा। कब बढ़ा? 30 सितंबर। एंड इट इज एन ऑब्वियस, अगर वो 30 सितंबर है तो आपको पूरे साल का रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो जस्ट कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। इफेक्टिव के हिसाब से 10.25% जो था वो कहने से इफेक्टिव रिटर्न था, उसके हिसाब से मैंने एनुअल रिटर्न निकाला था 10%। तो मैं ऐसा बोलूं यहां पे जो मुझे मिलेगा वो जस्ट कितने परसेंट मिलेगा? 5%। तो 75,000 का 5% करोगे तो सिंपल आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिलेगा? 3,750। तो अगर मुझे यहां पे कोई पूछे कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, तो टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो 25,625 प्लस 3,750 फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 29,375। दिस इज माय टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब मैं करूंगा कि मैंने एक्चुअल कितना कमाया। क्लियर? तो यहां पे टाइटल लगा देता हूं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न। क्लियर? तो सिंपल वो फॉर्मेट पहले लिख दें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट प्लस कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा असेट बढ़ेगा, बेनिफिट्स पेड की वजह से हमारा असेट का बैलेंस कम होगा, प्लस और माइनस में कर रहा हूं एक्चुअल गेन और लॉस। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट मिल जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन चेक करके बोलो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट कितना था। तो कहना से आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट था 2,50,000। आपने कंट्रीब्यूशन फ्रेंड्स कितने का किया था? तो कहने से आपने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो 1,22,500 का किया था। आपने बेनिफिट्स का पेमेंट कितना किया था? तो क्या आपने बेनिफिट्स का पेमेंट जो किया था वो 47,500 का किया था। एंड अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में चेक करूं व्हाट इज माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्लान असेट, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस आपको दे दिया है कितने रुपीस का? 3,75,000। मतलब मुझे मेरी बैलेंस शीट में वो 3,75,000 लेके आना है। डिफरेंशियल जो भी होगा वो मेरे लिए क्या होगा? गेन के लॉस। कल से लो 2,50,000 प्लस 122,500 माइनस 47,500, मतलब आपके हिसाब से बैलेंस होना चाहिए 3,25,000, पर एक्चुअली बैलेंस निकला 375। मतलब कहने से ये 50,000 रुपए का फ्रेंड्स आपके लिए क्या होने वाला है? तो कि गेन होने वाला है। डाउट है, मैंने सोचा था 29,375, पर मेरे सोच से ज्यादा कुछ निकला 50,000 रुपए।
तो कहना से यहां पे मेरे लिए एक्चुअल गेन होगा 50,000 माइनस 29,375। पर क्वेश्चन में उसको एक्चुअल के नाम से नहीं पूछा है, तो यहां पे लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर? तो उसको अनएक्सपेक्टेड को हम बोलते हैं कि इट इज नथिंग बट एक्चुअल गेन। एंड एक्चुअल गेन मतलब व्हाट? तो के एक्चुअल गेन माइनस आपने जो सोचा था एक्सपेक्टेड गेन। कहना इसी और एक्चुअल गेन इस 50,000 रुपए, पर आपने सोचा था वो 29,375 था। क्लियर? तो कैलसी लो 50,000 एंड माइनस 29,375। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज योर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, तो मैं अनएक्सपेक्टेड रिटर्न इज 20625। क्वेश्चन में दो चीज पूछा था, एक पूछा था एक्सपेक्टेड और एक पूछा था अनएक्सपेक्टेड, एंड आपका यहाँ पे आंसर खत्म है। पर यस, मुझे थोड़े आपको एडिशनल आंसर भी करवाना है। क्लियर? एडिशनल। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको पूछूं कि आप बैलेंस शीट में नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना बनाओगे, तो कहना है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं बैलेंस शीट, एंड अगर आप चेक करो तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में कितना डिस्क्लोज करोगे वो मुझे उसका आंसर दो। तो कहने से फ्रेंड्स चेक करो, क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपका असेट का बैलेंस 3,75,000 है, पर कहने से फ्रेंड्स एक्चुअली आपका चेक करो तो ऑब्लिगेशन का बैलेंस 369,800 ही है। तो ऑब्लिगेशन मतलब कहने से वो तो लायबिलिटी से आना ही चाहिए, वहां पे तो कोई डाउट है ही नहीं। तो यहां पे लिख दो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एंड वो कितना था? तो वो था आपका 3,69,800, एंड उसमें से हम फ्रेंड्स क्या माइनस करते हैं, तो कि फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट अगर माइनस कर, वो तो कहने से ज्यादा था, तो मैक्सिमम में यहां से माइनस कितना कर सकता हूं 369,800, एंड आपको यहां पे लायबिलिटी दिखा देने का 0। एडिशनल जो भी बचा वो कहने से आपको असेट सेट दिखाना पड़ेगा, प्लान असेट कितना, तो कि 3,75,000 माइनस 369,800, 3,75,000 माइनस 369,800। वो बैलेंस आप जो दिखाओगे, वो बैलेंस आप कहां पे दिखाओगे? 5,200 रुपीज का असेट साइड दिखाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में मैं चेक करूं, आपको कहने से आपका यहां पे एक्चुअल गेन आया, पर क्वेश्चन में आप चेक करो तो आपका एक्चुअल लॉस ऑन ऑब्लिगेशन भी दिया है। आपको चेक करो एक्चुअल लॉस ऑन ऑब्लिगेशन कितना दिया? 1,500। वो दोनों को आपको सेट ऑफ करके लिखना पड़ेगा। तो अगर यहां पे मैं लिखूं नेट एक्चुअल गेन इज इक्वल टू, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक्चुअल गेन ऑन प्लान असेट माइनस एक्चुअल लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। कहने से फ्रेंड्स आपका एक्चुअल गेन ऑन प्लान असेट था 20,625 एंड एक्चुअल लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन था 1,500। 20,625 माइनस 1,500 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 19,125। अभी भी बोल रहा हूं, इसको आप ट्रांसफर करोगे ओसीआई में, एंड उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? इसका हम कभी भी रिक्लासिफिकेशन कर सकते हैं नहीं है, वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर देने का कहां पे? तो क्या ओसीआई में। फ्रेंड्स हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं। अ कंपनी हैज अ स्कीम for payment of settlement allowances to retiring employees. Under the scheme, retiring employees are entitled to reimbursement of certain traveling expenses. For class, they are entitled to, as per company rule, and to a lump sum payment to cover expenses on food and stay during the travel. Alternatively, employees can claim a lump sum amount equal to 1 month pay last drawn. Company's contention in this matter are settlement allowances does not depend upon the length of services of employee. It is restricted to employees' eligibility under the travel rule of the company
or where option for lump sum payment is exercised equal to the last paid drawn. Since it is not related to the length of service of employee, it is accounted on a claim basis. State whether the contention of the company are correct as per the relevant accounting standard. Give reason in support of your answer. फ्रेंड्स यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके जितने भी एम्प्लॉइज ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो उनको एक्चुअल एक्सपेंस अगर रिएम्बर्स करवाना है तो एक्चुअल एक्सपेंस भी आपके साथ रिएम्बर्स करवा सकते हैं. एंड अगर उन लोगों को आपके साथ अगर एक्चुअल एक्सपेंस को रिएम्बर्स नहीं करवाना है तो वो लोग क्या करते हैं, लास्ट मंथ का पे का ड्रॉन, लास्ट मंथ जो भी सैलरी वो भी आपके पास से ले सकते हैं. आपका अकाउंटेंट बोल रहा है इसको कोई सर्विसेज की लेंथ के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, वो कितने साल यहां पे काम करेगा तो उसको आज से कुछ खर्चा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. आपका एम्प्लॉय जब यहां से रिटायर होगा तभी हम पूरा खर्चा रिकॉर्ड करेंगे. चले कि ना चले, ना चले, सिंपल आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है वो बात कंफर्म है. तो आपको एस्टिमेट करके, आपको बेस्ड एस्टिमेट करके आपको उसको रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा. एंड बेस्ड एस्टिमेट करने के लिए आपके पास दो चॉइस है. एक्चुअली का रिपोर्ट ले लो, एंड अगर वो रिपोर्ट आपको नहीं लेना है तो एक काम करो, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड से अकाउंटिंग करो. हाँ, अगर अमाउंट बहुत मटीरियल नहीं है तो डायरेक्टली जब यहां से वो रिटायर हो, जब आपके पास रुपए ले ले ऑन अ क्लेम बेसिस, कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करोगे तो चलेगा. पर बाकी मुझे पूछो तो आपको आज से अकाउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा. क्लियर, सिंपल. अगर मैं यहां पे आंसर पढ़ू तो द प्रेजेंट केस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट स्कीम ऑफ Ind AS 19. The said para encompasses cases where payment promised to be made to an employee at or near retirement presents significant difficulties in determination of the periodic charge to the statement of profit and loss. The contention of the company that the settlement allowance will be accounted for on claim basis is not correct even if company's obligation under the scheme is uncertain and requires estimation. In estimating the obligation, assumption may need to be made regarding the future conditions and events which are largely outside the company's control. Thus, settlement allowance payable by the company is a defined retirement benefit covered by Ind AS 19. A provision should be made every year in the accounts for the accruing liability on account of settlement allowance. Every year खर्चा record करना ही पड़े. Amount of provision should be calculated according to the actuarial valuation, where however the amount of provision is so determined is not material, the company can follow some other method of accounting for settlement allowances. अगर वो अमाउंट मटेरियल नहीं है तो कुछ दूसरी मेथड फॉलो करोगे तो चलेगा. बाकी तो 110% PUCM प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आपको यूज करना ही पड़ेगा. डन. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं. कुमार लिमिटेड इज ए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. The company received an actuarial valuation for the first time for its pension scheme, which revealed a surplus of rupees 6 lakh. It wants to spread the same over the next 2 years by reducing the annual contribution to rupees 2 lakh instead of rupees 5 lakh. Average remaining life of the employees is estimated to be 6 years. You are required to advise the company. Friends, आपने फर्स्ट टाइम कुछ एक्चुअल वैल्यूएशन करवाया एंड वो एक्चुअल वैल्यूएशन में आपका कुछ सरप्लस आया. कितने रुपीस का सरप्लस आया? तो आपका 6 लाख रुपीस का सरप्लस आया. सर सरप्लस मतलब व्हाट, तो क्या आपका कुछ एक्चुअल गेन आया. आपकी कंपनी बोल रही है ये एक्चुअल गेन को हम आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ये एक्चुअल गेन को हम क्या करते हैं, एक्चुअल गेन को हम स्प्रेड आउट करते हैं एंड वो एक्चुअल गेन को हम क्या कर देंगे 2 साल में आराम से रिकॉर्ड करेंगे. आंसर इज नो. एक्चुअल गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए. इमीडिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए, वो तो बात सही है. एंड उसको कभी भी आप डेफर्ड नहीं कर सकते. एंड वो डायरेक्टली ट्रांसफर कहां पे होना चाहिए, तो कि अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में. क्लियर. तो सिंपल यहां पे जो आंसर दिया है ना वो फ्रेंड्स, वो गलती से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया है. तो एक काम करो, इस पर्टिकुलर आंसर को पूरा कैंसिल कर दो. मैं आपको नया आंसर लिखवा रहा हूं. लिखो क्वेश्चन नंबर 5. क्लियर. सिंपल छोटा सा आंसर लिखना है. कंपनी शुड रिकॉग्नाइज actuarial gain of rupees 6 lakh immediately in other comprehensive income for which
reclassification to P&L इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, हम उसका कभी भी रिक्लासिफिकेशन कर सकते नहीं है। फ्रेंड्स, आपको उसका आंसर अंदर से कैंसिल कर देना था। मैंने आपको जो नया आंसर लिखवाया वही आप नया आंसर ही यहां पे प्रेजेंट करोगे। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स अभी नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 मस्त क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से। सिस्का प्राइवेट लिमिटेड is a head count of 1000 employees in the organization in the year 2010-11. As per the company policy, the employees are given 35 days of privilege leave, 15 days of sick leave, and 10 days of casual leave. Out of total privilege leave and the sick leave, 10 and 5 can be carried forward for the next year. Friends, इतना पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस का क्वेश्चन है, एंड उसमें भी दिमाग चलना चाहिए। लीव के सामने लीव नहीं दे रहे, लीव के सामने कैश नहीं दे रहे, लीव के सामने लीव दे रहे, मतलब फ्रेंड्स ये आपके लिए वेस्टेड का क्वेश्चन हुआ कि आपके लिए नॉन वेस्टेड हुआ, तो क्या नॉन वेस्टेड हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ट्रेंड, इट हैज बीन नोटेड दैट 200 employees will take 5 days of privilege leave and 2 days of sick leave, and 800 employees will avail 10 as a privilege leave and 5 as a sick leave. आपको सिंपल आपका पास्ट एक्सपीरियंस यहां पे बोल दिया है। क्लियर, यहां तक एक पार्ट है। दूसरा पार्ट, ऑल्सो द कंपनी हैज बीन इनकरिंग प्रॉफिट्स सिंस 2000. It is decided in the 2010-2011 to distribute the profits to its employees at the rate of 4% during the year. However, due to the employee turnover in the organization, expected payout of the Siska Private Limited is expected to be around 3.5%. Profits earned during 2010-11 is rupees 2000 crore. Siska Private Limited has a post-employment benefit plan also available, which is in the nature of the defined contribution plan, where contribution to this fund amount to rupees 100 crore, which will fall due within 12 months from the end of the accounting period. The company has paid rupees 20 crore to its employees in 2010-11. What is the treatment for the short-term compensating absences, profit sharing plan, and the defined कंट्रीब्यूशन प्लान बाय सिस्का प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, टोटल 3 चीज है आपके इस इक्वेशन में। एक शॉर्ट टर्म कंपेंसेटिंग एब्सेंसेस है, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है, एंड तीसरा कौन सा है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। आराम से हम इसका सॉल्यूशन करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा हूं, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को पकड़ रहे हैं, एंड फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है शॉर्ट टर्म कंपेंसेटिंग एब्सेंसेस। क्लियर, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, बाकी आंसर अंदर दिया है। फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटिंग एब्सेंसेस है, मतलब सिंपल बोलो, ये तो पहले ये डिसाइड कर लो आपके लिए वेस्टेड था कि नॉन वेस्टेड था, तो यस कंफर्म है यहाँ पे, वो मेरे लिए नॉन वेस्टेड था। एंड नॉन वेस्टेड था मतलब कहने से मुझे लीव के सामने ये लोग क्या दे रहे हैं, तो क्या लीव दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइप ऑफ लीव, कितने दिन का वो लोग लीव, सॉरी टाइप ऑफ लीव यहां पे देख लो, नंबर ऑफ लीव, उसके बाद लिख रहा हूं लीव कैरी फॉरवर्ड आप कितना कर सकते हो। एंड आपको ऐसा बोला है 200 के लिए कुछ अलग था, 200 एम्प्लॉय के लिए, एंड 800 एम्प्लॉय के लिए भी कुछ अलग था। क्लियर, अंदर जो डेटा दिया वो आराम से फिलअप करते रहो। सबसे पहले मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, आपकी कंपनी 35 डेज ऑफ का प्रिविलेज लीव, 15 दिन का सिक लीव एंड 10 डेज का कैजुअल लीव। क्लियर, प्रिविलेज लीव, सिक लीव एंड कैजुअल लीव कितना दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं 35 प्रिविलेज, 15 एंड 10। तो यहां पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ लीव्स कितना दे रहे हो, 35, ये दे रहा हूं 15 एंड ये रहा 10। क्लियर, अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो कुछ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आउट ऑफ द प्रिविलेज लीव एंड सिक लीव 10 एंड 5 कैन बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब 35 में से आप 10 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 15 में से आप 5 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये 10 में से आपका कुछ भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं है। मतलब 35 में से 10 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसका मतलब और आपको 25 दिन तो यूटिलाइज कर ही देना पड़े। सर, किसी ने जस्ट 20 दिन यूटिलाइज किया तो उसको 15 कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेगा, आंसर इज नो। उसके ऊपर के जो 5 दिन उसके अनयूटिलाइज थे, जो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। पर कहने से यहाँ पे तो लीव के सामने कैश नहीं मिलने वाला है, लीव के सामने लीव मिलने वाला है।
इट मे बी पॉसिबल आपके एम्प्लॉइज उसको यूज करें या ना भी करें, तो आपको कुछ बोला है 200 एम्प्लॉय के लिए आपका एस्टिमेट क्या बोल रहा था, विल टेक 5 days ऑफ प्रिविलेज लीव एंड 2 days ऑफ सिक लीव। क्लियर, ये 200 एम्प्लॉय मुझे लग रहा है ये 5 यूटिलाइज करेंगे एंड 2 करेंगे, मतलब सिंपल 200 इंटू 5 मतलब कहने से 1000 यहां पे होगा एंड 200 इंटू 2 इस 400 डे होगा। क्लियर, इस पे कुछ होने वाला नहीं है। एंड 800 के लिए क्या लग रहा है, तो 800 एम्प्लॉइज क्या यूटिलाइज करेंगे, 10 days ऑफ प्रिविलेज एंड 5 एज अ सिक लीव। यहां पे लिख रहा हूं ये लोग 10 यूटिलाइज करेंगे एंड 5, मतलब कहने से यहां पे 8000 दिन और यहां पे 4000 दिन। क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट पर डे पर एम्प्लॉय दिया नहीं है, तो जो मैं आंसर लिखूंगा वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लिखूंगा, रुपीस के हिसाब से नहीं लिखूंगा। डन, आंसर मैं फर्स्ट का पढ़ रहा हूं। सिस्का प्राइवेट लिमिटेड will recognize a liability in its book to the extent of 5 days of privilege leave for 200 employees and 10 days of privilege leave for remaining 800 employees and 2 days of sick leave for 200 employees and 5 days of sick leave for remaining 800 employees in the books as unused entitlement that is accumulated in 2010-11। क्लियर, मैंने जो कैलकुलेशन करके दिया वो सही था। अब हम सेकंड चेक करें, तो सेकंड आपको बोला है दैट इज नथिंग बट आपका कौन सा है, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान है तो सेकंड टाइटल में लगा दूं प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। एंड वो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान के लिए आपका प्रॉफिट कितने का हुआ है वो चेक कर लो। आपका 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, पर आपको लग रहा था, सॉरी आपने एस्टिमेट किया था 4%, पर ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर अब आपको लग रहा है 4% नहीं, आपको जस्ट कितना रिकॉर्ड देना पड़ेगा 3.5%, तो कुछ नहीं है 2000 करोड़ का सिंपल अब 3.5% का लायबिलिटी आज से रिकॉर्ड कर दो। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको टोटल 70 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट शेयरिंग का लायबिलिटी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डन, तो इसका आंसर मैं पढ़ लूं, सिस्का प्राइवेट लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज ₹70 करोड़ दैट इज 2000 करोड़ इंटू 3.5% एज अ लायबिलिटी एंड एक्सपेंस इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर, तीसरा क्या बोला था, सिस्का प्राइवेट लिमिटेड इज द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान ऑल्सो अवेलेबल विच इज इन द नेचर ऑफ, अंडरलाइन करना चाहिए, विच इज इन द नेचर ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान वेर कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड्स अमाउंट्स टू 100 करोड़ जो विद इन 12 मंथ्स में आपका ड्यू होने वाला है, पर उसमें से हमने जस्ट कितना पेमेंट किया, तो 20 करोड़ का। टेंशन नहीं है, ये कौन सा हुआ, तो थर्ड में टाइटल लगा दूं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। 100 करोड़ का खर्चा है, पर उसमें से जस्ट मैंने पेमेंट किया है कितने का, 20 करोड़। मैं आपको पूछ रहा हूं खर्चा कितने का रिकॉर्ड करूंगा, पूरे 100 करोड़ का ही मैं एंट्री कर दूंगा। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पूरा कितने करोड़, 100 करोड़। उसमें से भले आपने पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट, कितने करोड़ रिकॉर्ड करोगे, तो 20 करोड़। बाकी का आपको एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड अगेन मैं बोल रहा हूं लायबिलिटी में कितने से रिकॉर्ड करूंगा, तो कि 80 करोड़ से। यानी 80 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि ये 80 करोड़ रुपीस जो भी है उसका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स होने वाला है, तो फ्रेंड्स उसका कुछ भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इसका थर्ड का आंसर मैं पढ़ू तो व्हेन एन एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विसेज टू एन एंटिटी during a period, the entity shall recognize the contribution payable to a defined contribution plan in exchange for that services. A. Under Ind AS 19, the amount of rupees 80 crore may be recognized as a liability, accrued expenses, after deducting any contribution already paid, that is 100 minus 20. However, if the contribution already paid would have exceeded the contribution due for services before the end of the reporting period, an entity shall recognize that excess as an asset prepaid expense. अगर 100 का कंट्रीब्यूशन करना था, पर अगर हम 120 का कंट्रीब्यूशन कर दे तो ऊपर को 20 रुपए को आप असेट मान सकते हो, पर यहां पे ऐसा नहीं है। ऑल्सो रुपीज 80 करोड़ विल बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन केस स्टडी which will be disclosed as an expense in the statement of profit and loss. It can also be seen that contribution are payable within 12 months from the end of the year in which the employee rendered the related services. They will not be discounted. However, where contribution to a defined contribution plan do not fall due wholly within 12 months after the end of the period in which
द एम्प्लॉइज रेंडर द रिलेटेड सर्विसेज दे शिल बी डिस्काउंटेड यूजिंग द डिस्काउंटिंग रेट। यहां पे 12 महीने में पेमेंट होने वाला है, इसीलिए आपको डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। पर अगर क्वेश्चन में बोले कि आपको पेमेंट करने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा, इन दैट सिचुएशन फ्रेंड्स आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। डन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कंटिन्यू करें, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट एक्चुअल गेन और लॉसेस ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट। आपको एक्चुअल गेन और लॉस फाइंड आउट करना है लायबिलिटी साइड का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एज ऑन 1 अप्रैल 2014 6 लाख, इंटरेस्ट कॉस्ट 20,000, करंट सर्विस कॉस्ट 50,000, बेनिफिट्स पेड 1,10,000, पास्ट सर्विस कॉस्ट। फ्रेंड्स सर्विस कॉस्ट कुछ भी है, मैं आपको पास्ट सर्विस कॉस्ट का एक अलग से टॉपिक करवाऊंगा, पर अभी इतना समझो कि सर्विस कॉस्ट कुछ भी है, सर्विस कॉस्ट की वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ता है। पास्ट सर्विस कॉस्ट वेस्टेड ₹40,000, अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट अनवेस्टेड ₹70,000, कर्टेलमेंट मतलब आपके एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, कर्टेलमेंट हमारे लिए फायदा है, वो टॉपिक भी हमारा बाकी है। कर्टेलमेंट की वजह से आपका गेन होगा 1 लाख। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एज ऑन 31 मार्च 15 इज 5,99,500। एंड उसके हिसाब से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, गेन और लॉस फाइंड आउट करना है, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, अब मेरे साथ 2 कॉलम का एक टेबल बना दो। एंड डाटा लगा दो, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज। फ्रेंड्स कोई भी आपका एक्चुअल गेन और लॉस का क्वेश्चन है तो पहले चेक कर देने का असेट साइड गेन और लॉस फाइंड आउट करोगे लायबिलिटी साइड, बिकॉज असेट बढ़ेगा ना तो वो गेन होगा, पर लायबिलिटी बढ़ेगा ना तो आपके लिए क्या होगा, तो क्या लॉस होगा। क्लियर। यहां पे मैं लिख रहा हूं, पहले आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, कितने रुपए दिए, 6 लाख, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एंड वो कितने रुपीस दिया है, तो 6 लाख। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम चेक करें उसके बाद, तो उसके बाद आपको दिया इंटरेस्ट कॉस्ट, एंड इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ने वाली है, तो मैं प्लस कर रहा हूं, प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट, एंड कितने रुपए से मेरी लायबिलिटी बढ़ा, तो 20,000 रुपए से मेरी लायबिलिटी बढ़ने वाला है। नेक्स्ट कंटिन्यू करो, इंटरेस्ट कॉस्ट के बाद बोला करंट सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट की वजह से भी आपकी लायबिलिटी बढ़ने वाला है 50,000 रुपए, तो अगेन मैं कर रहा हूं प्लस करंट सर्विस कॉस्ट, एंड वो करंट सर्विस कॉस्ट कितने रुपए से आपका लायबिलिटी बढ़ेगा, तो 50,000 रुपए से। नेक्स्ट अगर करंट सर्विस कॉस्ट के बाद चेक करें बेनिफिट्स पेड, बेनिफिट्स की वजह से आपकी लायबिलिटी कम होगा क्योंकि आपने उसका सेटलमेंट कर दिया, तो माइनस बेनिफिट्स पेड, एंड वो बेनिफिट्स पेड आपका कितने से होने वाला है, तो क्या 1,10,000। नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करो, बेनिफिट्स पेड के बाद आपको बोला है पास्ट सर्विस कॉस्ट वेस्टेड, कोई भी सर्विस कॉस्ट आपका लायबिलिटी बढ़ने वाला है 40,000 से, तो मैं यहां पे कर रहा हूं प्लस पास्ट सर्विस कॉस्ट, एंड वो कौन सा था, तो क्या वेस्टेड था, एंड कितने रुपए से आपकी लायबिलिटी बढ़ेगा, तो क्या 40,000। नेक्स्ट अगर चेक करो पास्ट सर्विस कॉस्ट के बाद बोला था अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट कितना बोला था 70,000, अगेन आपका बढ़ेगा प्लस अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, एंड आपका लायबिलिटी कितने से बढ़ा, तो क्या 70,000 से बढ़ा। नेक्स्ट अगर चेक करें तो आपको बोला था कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट की वजह से आपका गेन होगा, तो उसको मैं माइनस करो 1 लाख रुपीज, क्लियर। तो यहां से माइनस कर देते हैं, एंड वो कितने रुपीस आपके माइनस होने वाला है, तो 1 लाख रुपीस आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर। एंड फाइनली आपको यहां पे दे दिया है दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, आपको ऑलरेडी दे दिया है कितने का, 5,99,500। एक काम करें, पहले हम यहां तक का टोटल चेक कर ले वो कितना आ रहा है, 6 लाख प्लस 20,000 प्लस 50,000
-1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 -1,00,000। एंड अगर ये करोगे तो फ्रेंड्स आपका यहां तक का टोटल आ रहा है 5,70,000। 570 के सामने कहने से 599,500 हुआ, मतलब 599,500 हुआ, मतलब कहने से आपका कुछ यहां पे लायबिलिटी बढ़ रहा है। अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो फ्रेंड्स वो आपके लिए क्या होगा, एक्चुअल लॉस होगा। तो यहां पे मुझे प्लस में लिखना पड़ेगा, यानी ये मेरा मेन आंसर है, ये एक्चुअल लॉस होगा। एंड वो एक्चुअल लॉस फ्रेंड्स आपका कितना होने वाला है, तो बैलेंसिंग फिगर 29,500। अगेन मैं बोल दूं, ये एक्चुअल लॉस आपका जाएगा कहां पे, ओसीआई में, एंड जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, उसका कभी भी रिक्लासिफिकेशन होने वाला नहीं है। बस क्वेश्चन में यहां पे आपको इतना ही पूछा है कि व्हाट इज योर एक्चुअल गेन और लॉस, तो मैं एक्चुअल लॉस इज नथिंग बट 29,500। कैन आई गो इट? क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी कर दिया था, तो अगेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 10 भी हमारा हो गया है। क्लियर, आई एम नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन। आरकेए प्राइवेट लिमिटेड is an old company established in 1900. The company started with a very small capital base and today it is one of the leading companies in India in its industry. The company has an annual turnover of rupees 11,000 crores and planning to get listed in the next year. ये story था. The company has a large employee base. The company provided a defined benefit plan to its employees. Following is the information relating to the balances of the fund's asset and liabilities as on 1st April 2011 and 31st March 2012. Present value of the defined benefit obligation 1,400 and on 31st March 12 is a 1,580. Amount सब कुछ in lakhs में दिया है. Fair value of the plan asset as on 1st April 2011 is rupees 1140 and on 31st March 2012 is rupees 1,275. For the financial year ended 31st March 2012, service cost was rupees 55 lakh. Company made a contribution of an amount of rupees 111 lakhs to the plan. No benefits paid during the year. Consider a discount rate of 8%. You are required first compute the balances of the company to be included in its balance sheet as on 31st March 2012 and amounts to be recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended 31st March 2012. Give the journal entries in respect of amounts to be recognized. Clear? Journal entry बाद में रखो, हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं. चलो टाइटल लगाओ क्वेश्चन 11. मस्त क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन नंबर 11 का हम जो कर रहे हैं वो उसका आंसर ए कर रहे हैं. क्लियर? पहले मैं फ्रेंड्स एक यहां पे रफ एक बैलेंस शीट बना रहा हूं जस्ट फॉर माय कैलकुलेशन. ब्रैकेट में लिख ही देना जस्ट फॉर कैलकुलेशन. ये एक्चुअली हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला नहीं है. क्लियर? एंड जस्ट फॉर कैलकुलेशन सेकेंड चीज मैं यहां पे ये भी लिख दूं, हमारा अमाउंट जो भी होगा वो ऑब्वियसली अमाउंट रुपीज इन लैक्स में होने वाला है. डन? परफेक्ट. चलो बैलेंस शीट ड्रॉ करो. This is our liability side and finally this is our asset side. Clear? सबसे पहले मैं दोनों साइड एक बार टाइटल लगा दूं. लायबिलिटी साइड अभी मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं, तो लायबिलिटी साइड मेरा जो भी कैलकुलेशन चल रहा है वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का कैलकुलेशन चल रहा है. एंड असेट साइड में जो भी कैलकुलेशन करने वाला हूं वो किसका कैलकुलेशन करने वाला हूं, तो प्लान असेट का कैलकुलेशन करने वाला हूं. क्लियर? सबसे पहले हम जस्ट एक फिगर आउट कर दे. फिगर यहां पे बाद में रखेंगे, पहले एक बार लिख दे यहां पे क्या क्या चीज होगा. बोलो. डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में सबसे पहले कहना से आपका ओपनिंग बैलेंस आने वाला है. ओपनिंग बैलेंस के बाद फ्रेंड्स आपका यहां पे क्या आएगा, तो आपका जो आएगा एक लाइन छोड़ के लिखे, प्लस जो आपका आएगा वो क्या आएगा, करंट सर्विस कॉस्ट आएगा. करंट सर्विस कॉस्ट के बाद फ्रेंड्स आपका क्या आने वाला है,
तो कहने से आपका यहां पे जो आएगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद अगर कहने से बेनिफिट्स का पेमेंट करोगे तो आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा बेनिफिट्स पेड, एंड यहां पे दोनों लिख रहा हूं प्लस और माइनस, वो आपका कहना है इसे एक्चुरियल गेन, और नेगेटिव में होगा तो लॉस। क्लियर, कुछ भी हो सकता है। एक काम करें, यहां पे लॉस को प्लस में लेके गए, क्लियर, यहां पे एक्चुअल लॉस होगा तो प्लस में आएगा, एंड अगर गेन होगा तो मैं उसको नेगेटिव में लिखूंगा, एंड फाइनली हमको यहां पे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मिल जाएगा। असेट साइड अगर चेक करें तो सबसे पहले कहना है यहां पे मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट आने वाला है। उसके बाद कहना है आप कंट्रीब्यूशन करोगे, वो कंट्रीब्यूशन की वजह से आपका असेट बढ़ने वाला है, इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं। प्लस कहने से यहां पे आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा उतनी आपकी यहां पे इंटरेस्ट का इनकम आएगा। बेनिफिट्स का पेमेंट करने के लिए आपको असेट को बेचना पड़ेगा, इसलिए मैं बेनिफिट्स पेड को यहां पे कैसे दिखा रहा हूं, नेगेटिव दिखा रहा हूं, एंड प्लस और माइनस करेंगे। एक्चुअल गेन होगा तो मेरा प्लस में आएगा, बिकॉज गेन की वजह से मेरा असेट बढ़ने वाला है, एंड लॉस होगा तो कहने से कैसे आने वाला है, माइनस में आने वाला है, लॉस माइनस में आएगा। क्लियर, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस इसका मिलने वाला है। डन, जस्ट मैंने एक फॉर्मेट जैसा मेरा यहां पे बना दिया है, अब जस्ट फिगर आउट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करो, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का ओपनिंग बैलेंस दिया 1400, तो यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो कितने रुपीस दिया है, 1400। चेक करो करंट ईयर में आपका करंट सर्विस कॉस्ट कितना था, तो करंट सर्विस कॉस्ट था आपका 55 लाख का, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मैं करंट सर्विस कॉस्ट इज नथिंग बट 55 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट जो लगेगा वो कहने से आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कितने परसेंट के हिसाब से लगने वाला है, 8% के हिसाब से। दिमाग लगाना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो लगेगा ना वो जस्ट ओपनिंग बैलेंस पर ही लगेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ब्रैकेट में, ये 1400 का जस्ट 8% होगा। कैलसी करो, 1400 का 8%, तो कहना है आपका यहाँ पे कितना होने वाला है, 112। आपने कोई बेनिफिट्स का पेमेंट करके रखा है तो हाँ, आपने नो बेनिफिट्स वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो बेनिफिट्स का कुछ काम नहीं है, एंड फाइनली उसका क्या कर देगा, क्लोजिंग बैलेंस, एंड आपको क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है कितने का, 1140 का। जस्ट अ मिनट, 1400 एंड 1580, ये 1140 तो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट का ओपनिंग है। क्लियर, 1580। एक बार हम चेक कर ले कि यहां पे अगर इतना चेक करें तो करली ब्रैकेट करके यहां पे आंसर कितना आ रहा है, 1400 प्लस 55 प्लस 112, कहने से एक्चुअली होना चाहिए 1567, पर एक्चुअली निकला कितना है, 1580। आपकी सोच से ज्यादा कुछ निकला, एंड वो कहने से आपके लिए क्या होगा, एक्चुअल लॉस होगा। 1567 एंड 1580 का डिफरेंस निकालो तो फ्रेंड्स आपका 13 रुपए से आपका लायबिलिटी बढ़ने वाला है, तो वो आपके लिए क्या होगा, तो एक्चुअल लॉस होगा। परफेक्ट। अच्छा, फॉर प्लान असेट चेक करें, व्हाट इज द प्लान असेट का ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया, कितने रुपए का दिया है, 1140। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट इस 1140। आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है सर, उसमें क्यों क्वेश्चन देख रहे हो, 55 का ही होगा ना आंसर। इसमें 55 रुपए तो मेरी करंट सर्विस कॉस्ट थी, पर चेक करो मैंने करंट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन किया है ना वो कुछ ज्यादा किया है, एंड वो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 111, और ये कंट्रीब्यूशन लास्ट डे पर किया होगा, तो आपने एक्सपेक्ट किया होगा आपका इंटरेस्ट इनकम 1140 का, जस्ट ओपनिंग बैलेंस पर 8%, 1140 इंटू 8% करोगे तो फ्रेंड्स आपका 91.2 आ रहा है। मैं राउंडिंग ऑफ करके 91 लिख रहा हूं। अच्छा, बेनिफिट्स का कुछ पेमेंट नहीं है, तो फाइनली चेक कर दो व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है कितना, 1275। क्लियर, एक बार इसका मैं चेक कर लूं कि अगर यहां से यहां तक का टोटल करो तो आंसर कितना आ रहा है, 1140 प्लस 111 प्लस 91, तो कहना है एक्चुअली आंसर आना चाहिए 1342 का। क्लियर, पर 1342 के सामने आपकी असेट का बैलेंस निकला कितना, 1275, मतलब कहने से आपकी सोच से असेट का बैलेंस कम है, तो सिंपल ये भी आपके लिए लॉस ही है, एंड वो एक्चुअल लॉस कितने का होने वाला है, तो क्या 67 रुपीज का आपके लिए एक्चुअल लॉस है। डन, मैंने अभी जस्ट कैलकुलेशन की है, अब हम उस पर्टिकुलर फिगर को कहां पे रखते हैं, तो बैलेंस शीट में पुट आउट करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब प्रेजेंटेशन वन बाय वन करके स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दैट इज नथिंग बट बैलेंस शीट बनाऊँ, तो उसके लिए मैं टाइटल लगा रहा हूँ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एंड जब एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज कर दिया तो आपको पूरा पूरा बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में डेट चेक कर लो, डेट कौन सा दिया था, एज ऑन दैट इज समथिंग बट 31 मार्च 2012। क्लियर, एज ऑन 31 मार्च 2012। फ्रेंड्स दो कॉलम का जस्ट एक टेबल बना दो एंड उसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज। क्लियर, नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन यहां पे लिखेंगे, नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लोजिंग बैलेंस देखना पड़ेगा, तो ऑब्लिगेशन का ज्यादा है तो यहां पे लिख रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। वो कितना होगा, तो क्या 1580 का, तो 1580 से नहीं दिखाना है, उसमें से कहने से माइनस करना है, दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट। एंड वो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट कितने का था, तो क्या 1275। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1580 माइनस 1275, तो आपका नेट बैलेंस कितना आएगा, नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपको बैलेंस शीट में दिखाना है 305। मैंने उसका लॉजिक भी बोला था क्यों हम ऐसा करते हैं, तो आपके स्टेक होल्डर को पता होना चाहिए कि यस एक साइड हमारी 1580 की लायबिलिटी है, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो 1580 के सामने हमने ऑलरेडी 1275 तो इन्वेस्ट करके रखा है। तो सिंपल, अगर जेब में से निकलना भी पड़ेगा तो भी कितना होगा 305, 30 से 5 से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में बना रहा हूं दैट इज समथिंग बट एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2012। फ्रेंड्स इंडिया इज फॉलोइंग द सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच एंड व्हेन आई एम टेलिंग अ सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच मतलब पीएनएल के नीचे ही हम क्या बना देंगे, तो कि ओसीआई बना देंगे। क्लियर, तो यहां पे भी दो कॉलम का एक टेबल बना दो एंड वहां पे मैं लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स एंड यहां पे लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट अमाउंट रुपीज। अच्छा सबसे पहले कहने से आप यहां पे लिखोगे दैट इज नथिंग बट करंट सर्विस कॉस्ट लिखोगे। एंड फ्रेंड्स आपका करंट सर्विस कॉस्ट कितने का था, तो कहने से आपका करंट सर्विस कॉस्ट जो था 55 का था। एंड वो सब कुछ कौन से हेडिंग में चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड उसमें सबसे पहले आपका आएगा करंट सर्विस कॉस्ट। एंड करंट सर्विस कॉस्ट फ्रेंड्स चेक कर लो आपका कितने का था 55 का, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 55। अच्छा प्लस हम करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस की इनकम, वो चेक करेंगे। चेक करो यहां पे हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था 112 का, पर सामने हमारा इंटरेस्ट इनकम आ रहा था 91 का। ऑब्वियसली अगर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड प्लान असेट को अगर आप सामने सेट ऑफ करके लिखते हो तो दोनों को भी आपको सामने सेट ऑफ करके ही लिखना पड़ेगा। तो ये उसमें ही लिख रहा हूं नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक काम करें, एक्सट्रैक्टिव बना रहा है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखे नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब कितना था, तो यस यहाँ पे था एक्सपेंस था 112 का एंड सामने इनकम था 91 का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 112 माइनस 91, 112 माइनस 91। अगर ये करोगे तो आपका टोटल 21 रुपीज का आएगा। तो टोटल अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो आपका कितना आने वाला है 55 प्लस 21, आपका टोटल पीएनएल में डेबिट हो जाएगा कितने रुपीस का डेबिट हो जाएगा, 76 का डेबिट हो जाएगा। क्लियर, अच्छा उसके नीचे ही मैं लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट अदर कंप्रेहेंसिव इनकम।
एंड अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में हम चेक करेंगे तो हमारा एक्चुअल गेन और लॉस हम इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करते थे एंड वो नॉट रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल होगा। एंड यहाँ पे हमारा लॉस था 13 का, यहाँ पे भी लॉस था 67 का, तो नेट ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं नॉट reclassified to P&L, एक्चुअली OCI के दो पार्ट होते हैं, वन पार्ट इज reclassification to P&L possible, सेकंड पार्ट इज reclassification to P&L is not possible, not reclassified to P&L। तो उसमें यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्चुअल लॉस, एंड एक्चुअल लॉस कितना था 13 प्लस 67, टोटल आपका 80 रुपीज का था। एंड फाइनली नेट टोटल भी आपका कितने का आने वाला है, तो कि 80 का ही आने वाला है। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डन है। चेक करो, मैंने पहले से स्टार्ट किया था, अब मैं स्टार्ट करूं दैट इज समथिंग बट आंसर बी। एंड अगर मैं आंसर बी चेक करूं तो फ्रेंड्स आपको आंसर बी में क्या पूछा है, आपको आंसर बी में जर्नल एंट्री पूछा है। तो वो जर्नल एंट्री करें, समझाओ, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले कहने से आपने पीएनएल को डेबिट किया था, तो यहां पे एक काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एंड चेक करो आपका पीएनएल कितने से डेबिट हुआ था, 76 से, तो चेक करो मैंने यहाँ पे 76 से डेबिट कर दिया। क्लियर। दूसरा, मैंने कहने से ओसीआई डेबिट किया था, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम अकाउंट मैंने डेबिट किया था, वो कितने से डेबिट किया था, 80 से। सिंपल टू क्रेडिट कर दूंगा कहने से बैंक अकाउंट। याद करो अपने करंट ईयर में 111 का आपका कैश आउटफ्लो हुआ था बिकॉज आपने उतने रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था, तो टू बैंक अकाउंट कर दूंगा 111 एंड बाकी का मेरा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस बढ़ेगा टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। फॉर योर नॉलेज इसको मैं जर्नल एंट्री मैच करने के लिए बैलेंसिंग फिगर ले रहा हूं, तो 76 प्लस 80 माइनस 111, तो फ्रेंड्स आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस कितने से बढ़ेगा, 45 से। अगर किसी को रिकंसिलिएशन समझना है तो समझाओ, ये 45 का मैं आपको रिकंसिलिएशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये मेरा 1/4/11 का बैलेंस है यानी ये मेरा 31 मार्च 12 का बैलेंस है। 1/4/11 को अगर आप डीबीओ चेक करो एंड प्लान असेट चेक करो तो आपको पता चलेगा। चेक करो 1 अप्रैल 11 को आपका डीबीओ कितने का था, 1400 और ये कितने का था, 1140, 1400 1140, तो चेक करो 1400 माइनस 1140, ये आपका बैलेंस होगा कितने का, 260 का। 31 मार्च 12 को चेक करो तो 31 मार्च 12 को कितने का था, तो 1580 एंड 1275, यहां पे लिख रहा हूं 1580 एंड 1275, 1580 माइनस 1275 करोगे तो फ्रेंड्स ये आपका कितने का आया, 305 का। ये 260 एंड 305 मतलब कहने से मेरी लाइब्रेरी 45 से बढ़ा। चेक करो मेरी जर्नल एंट्री में भी वो कितना आ रहा है, 45। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हमने जो जर्नल एंट्री किया है वो परफेक्ट सही है, आपका लाइब्रेरी 45 से बढ़ रहा है। ये मेरा डेबिट हो जाएगा पीएनएल में, ये डेबिट हो जाएगा ओसीआई में। मैंने इतने का इन्वेस्टमेंट किया था इसलिए मैंने बैंक अकाउंट क्रेडिट किया एंड सिंपल यहाँ पे मेरी 45 रुपीज से क्या होने वाला है, लाइब्रेरी बढ़ने वाला है, जो मैंने लाइब्रेरी को इंक्रीज भी कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंडेक्स 19 को पूरा खत्म कर देंगे। अभी भी मुझे उसमें टोटल 2 टॉपिक नए करवाने बाकी है। क्लियर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.